दोस्तों नमस्कार। टीवी ऑन इंडिया के सवाल है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टर्म की सफलता के बाद तीसरे टर्म में 1 साल पूरा कर लिया है। 2014 से लेकर 2025 तक देखें तो 11 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर लिया है। बीजेपी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी का यह वादा था कि वो भारत को बुलंदियों पर ले जाएंगे। भारत की जो मौलिक समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, मरी हो, बेघर लोगों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मामला हो, देश को नई ताकत देने का मामला हो, हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया उस पर वो कितने खरे उतरे हैं। तीसरे टर्म के 1 साल के कार्यकाल में क्या क्या खास हुआ है जो भारत को नई बुलंदी और नई ताकत के रूप में उभारता है। जन समस्याओं को लेकर, विकास को लेकर और बड़े मुद्दों को लेकर, खासकर आर्थिक चुनौतियों पर भारत किस मुकाम तक पहुंचा है, ये कई गंभीर सवाल हैं जो 11 साल सरकार के पूरे होने पर उठाए जा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में तमाम एक्सपर्ट इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब जानने का आज हम प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजय खाटे साहब, जो बीजेपी के नई मुंबई के वरिष्ठ लीडर हैं, बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल नई मुंबई के इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के तौर पर आपको माना जाता है। सरकार की पॉलिसी, सरकार के कामकाज, उपलब्धियों पर, चुनौतियों पर अक्सर आपकी चर्चा होती रहती है और आप उसका विश्लेषण करते रहते हैं। खाटे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर लिया। ये बीजेपी के लिए गौरव की बात है, बीजेपी जश्न भी मना रही है, लेकिन कांग्रेस और विरोधी दल जो हैं वो कह रहे हैं कि 11 सालों में देश कंगाल हो गया, रोजगार खत्म हो गए, गरीबी का आलम बढ़ गया है, इंडस्ट्री बुरी हालत में है और भारत दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी पिछड़ते जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? दुर्दैव है कि विरोधी पक्ष सक्षम ही नहीं है अपनी भूमिका रखने में। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल की सरकार ने अपना कामकाज किया हुआ है वो भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्यकाल है। आप देश की राजनीति के हिसाब से अगर देखेंगे तो देश का संरक्षण, देश के नागरिकों का आरोग्य, देश के नागरिकों का एजुकेशन, देश के नागरिकों का घर का समस्या, देश के नागरिकों का अन्न का समस्या, ये खेती की समस्या, जो खेती प्रधान देश है, ये हर एक क्षेत्र में भारत ने अपना काम किया हुआ है। संरक्षण के बारे में अगर कहे तो हमने अभी जो स्ट्राइक किया से ऑपरेशन सिंदूर में, तो आप देखेंगे कि हमने जो भी स्ट्राइक किए वो स्पेसिफिक स्ट्राइक किए हुए। अब स्पेसिफिक स्ट्राइक करने के लिए हमको जो नेटवर्क खड़ा करना पड़ा, उसके लिए आज 11 साल अगर खर्च हो गए, अगर मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट विथ कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ से हमारी आर्टिलरी, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स, राफेल जैसे एयरक्राफ्ट्स, ये हमने प्रोक्योर किए हुए। बॉर्डर करीब करीब 8,000 किलोमीटर के बॉर्डर है, जिसके ऊपर भारत ने पिछले कई सालों से कुछ काम ही किया नहीं हुआ था और वो कहीं ना कहीं भारत से टूटा हुआ भाग था, उसको हमने पूरा का पूरा कवर करके ले लिया है और आज संरक्षित किया हुआ है। घुसखोरी, आतंकवादी रचना, ये सारी चीजें हमने ध्वस्त की है। नक्सलाइट मूवमेंट भी हमने कई हद तक ध्वस्त की है। करीब करीब 18% अभी एरिया में नक्सलाइट मूवमेंट रही है। सबसे बड़ा था भारत का इशू था पाक के साथ 370 कश्मीर का। 370 हटाने के बाद अब ना 2 संविधान है, ना 2 झंडे है, ना 2 पंतप्रधान है, ना कोई व्यवस्था है, तो भारत एक हो गया है पूरा। ये आप हमको देखना चाहिए। मिलेट जैसा, जिसको श्री अन्न करके कहा गया है, उसको भारत में कोई पूछता नहीं था। आज वर्ल्ड ओवर हम लोग काम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खेती के किसानों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। सबसे महत्व की बात है, भारत का एक अपना इतिहास है, भारत देश का, वो 5,000 साल पुराना है। हमारी विरासत है। हमने पिछले 75 साल में 2014 के पहले हमने विरासत के पास कुछ भी देखा नहीं था। आज हम जब विरासत के पास देखते हैं तो विरासत
जिस तरीके से लोगों के सामने आ रही है, तो आज टूरिज्म का माध्यम से यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। और फोर्थ इकोनॉमी जो हम लोग आ गए आज, उसमें ये टूरिज्म का बहुत बड़ा अपना योगदान है। आज अगर देखेंगे भारत के साउथ के कन्याकुमारी के नीचे दोनों तरफ, यानी शिलोंग के दोनों तरफ, श्रीलंका के दोनों तरफ हमारे आइलैंड्स है। वो हमने आइलैंड्स देखे ही नहीं थे, उसके पास हमारा ध्यान नहीं था। उसके वहां से हमको सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत करनी जरूरी थी। वो 2014 के पहले हुई नहीं थी, आज वो कंप्लीट हो गई है। और आज वहां पे सुरक्षा यंत्रणा काम कर रही है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लक्षद्वीप का उदाहरण सबके सामने है कि क्या सिर्फ मोदी जी लक्षद्वीप में एक दिन के लिए गए तो मालदीव्स का पूरा अर्थव्यवस्था ही उद्ध्वस्त हो गया था। ये हमने देखा होगा। ऐसी काफी सारी चीजें हैं कि जो 1 घंटा 2 घंटे में बताने से कई ज्यादा है। लेकिन जो राजनीति की मानसिकता है, पहले 2014 के पहले अटल जी का पीरियड छोड़ के एक ही मानसिकता थी, अटकाना, लटकाना और भटकाना। आज ये मानसिकता है कि हम लोग आंसरेबल है, हमारे क्या काम हो गए ये हर साल लोगों के सामने रखना, ये हमने अपने आप में बाध्यता करके ले लिया है और वो हम लोगों के सामने लेके जाते हैं। सबसे महत्व की बात है कि लोगों का योगदान, लोगों का मिलके एक आंदोलन के जैसा काम करना, जो महात्मा गांधी जी ने किया था वैसे। और उसका उत्तम उदाहरण ये है, कोरोना की जैसी आपदा ये पूरे शतक में आई नहीं थी कहीं भी। आज पूरा वर्ल्ड का कोरोना का देख लीजिए, इकोनॉमी क्रैश हो गई है। बड़े बड़े देशों में इकोनॉमी क्रैश हो गई है। कई देशों में तो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाने के लिए आंदोलन किए हुए, काफी सारी चीजें हो गई है। लेकिन भारत में 220 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। 150 देशों के लिए वैक्सीन हमने भेजे, उसमें से 45 देशों के लिए वैक्सीन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे हुए। और ऊपर से कोरोना पीरियड के बाद आज तक 80 करोड़ लोगों को अपना खाना फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। 4 करोड़ लोगों को घर मिल गया है। हर गांव को रोड से जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना। सबसे सस्ता वर्ल्ड का डेटा अगर कहाँ है तो वो इंडिया में सबसे सस्ता डेटा है, उसका यूटिलाइजेशन है। यूपीआई पेमेंट आप देखिए, यूपीआई पेमेंट में एक बात ऐसा था, लोकसभा में एक बड़े अर्थतज्ञ नेता थे विरोधी पक्ष के, उन्होंने कहा था, इफ यू गो टू सम विलेज एंड ट्राई टू बाय टोमेटो ऑफ ₹6.75, हाउ यू आर गोइंग टू पे व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ऐसे काफी सारी बातें की थी। आज मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था ये, जो पहले के वित्त मंत्री थे। तो आज के तारीख में मैं कई बार देखता हूँ, शाम को मैं कभी अगर इच्छा जाग उठी तो वड़ा पाव खाने जाता हूँ, तो कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, कितना हो गया? 15 रुपया। कितना हो गया? 45 रुपया। इस तरीके से यूपीआई पे करते हैं। यूपीआई का जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो काफी करोड़ों में बढ़ चुका है। जो रेली पटरी वाला है उसको 10,000 का लोन, आज क्या होता था, बड़े बैच पे 10,000 रुपया लेके उसको धंधा करना पड़ता था। आज बैंक बिना किसी गारंटी का उसको लोन दे रहा है। डीबीटी खोला, डीबीटी के माध्यम से लोगों के पैसा पहुंचा। लेकिन जब जनधन योजना आई थी, यही विरोधी पक्ष उसकी खिल्ली उड़ा रही थी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक कैसा करेगी, क्या करेगी। लेकिन आज वो जनधन खाता में गरीबों का पैसा जमा हुआ है और वो करोड़ों में पैसा जमा हुआ है। और जो उन्होंने योगदान बैंकों के माध्यम से सरकार को देना है, वो उससे अपेक्षा से ज्यादा, कहीं ज्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। ये सारी अगर चीजें देखें और अगर विरोधी पक्ष का देखें तो कोई मतलब बनता नहीं है। ये जनता का नजरिया है, जनता का पार्टिसिपेशन है। यानी सरकार ये आपके ऊपर अंकुश लगाने के लिए नहीं है, सरकार ये आपको सबको साथ में लेके चलने के लिए है। इसीलिए ये सरकार का ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसमें कोई भी अंतर आया नहीं है। तो ये सबका जब विश्वास है तो विरोधियों का विश्वास सरकार क्यों नहीं जीत पा रही है? जो बेरोजगारों का विश्वास है सरकार क्यों नहीं जीत पाई है? देखिए, दो चीजें हैं, रोजगार उपलब्ध होना और नौकरियां उपलब्ध होना, ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल। अब कई जो लोग हैं कि जिनको विरासत में कुछ मिला हुआ है, वो भी आज रोजगार है क्योंकि जीत के नहीं आ रहे। वो बेरोजगारी है ना, जीत के नहीं आ रहे। आप राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं एक जनरल बता रहा हूँ। नहीं, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी
बेरोजगार है कि नहीं, मेरा सवाल वो है ही नहीं। मैं राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया, मेरा सवाल ये, मैं ये कह रहा हूँ मैं आपका आपके पास, इशारा था इसलिए मैं इसको खुलासा कर दिया। आपका पास मैं अगर, ये कह रहा हूं कि जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या 11 वर्षों में सरकार बेरोजगारी का मुद्दा एड्रेस कर पाई है? बिल्कुल। आज मैं कहता हूँ, आज मुंबई में आप रहते हैं, नवी मुंबई में रहते हैं, आपको कितने लोग बेरोजगार नजर आते हैं? आप मुझे बात बताइए। अगर आपको काम करने की इच्छा है, मेहनत करने की इच्छा है, आपको व्यवसाय करने की इच्छा है, हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट ने आपको बहुत सपोर्ट किया हुआ है। हर एक चीज के लिए लोन की फैसिलिटी चाहिए, एमएसएमई के माध्यम से करना है, हर एक चीज के लिए जिसको करना है वो कर रहा है, और हर एक आदमी अपने अपने काम में बिजी है। एटलीस्ट मैं लोगों के बीच में घूमता हूँ, 17 लाख लोक संख्या का नवी मुंबई में है आदमी लोग, रहिवासी लोग है, उसके अंदर कम से कम 6 से 7 लाख जॉब्स आज, और डेवलपमेंट के माध्यम से कई लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक खोल चुके हैं, छोटे धंधे खोल चुके हैं, और जो अच्छी तरीके से कमा रहे हैं। आज फूड प्रोसेसिंग है, होटल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, यहाँ के ठेले वाला भी कम से कम 25-50 हजार रुपए हर महीना कमा रहा है। ये सारी चीजें अगर देखेंगे तो ये कहना, तो इसमें सरकार की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं? सरकार उनको सपोर्टिव रहता है, सरकार बिजनेस के लिए नहीं होता, सरकार आपको सपोर्ट दे सकता है। आज मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जो हॉकर एक सब्जी बेचता है, उसको करीब करीब 10,000 के करीब रुपया लगता है। इससे पहले जो मार्केट में क्या चलता था कि बाबा 10,000 रुपए यानी 100 का एक बंडल ले लो, उसमें से एक 100 रुपया निकाल के आपको 99 नोट मिल जाते थे। अगले दिन वो 100 नोट देने हैं, यानी 30% ब्याज 3 महीना का हो गया। तो भी वो काम कर रहा था उसके ऊपर। लेकिन आज अगर साल का 10% या 8% ब्याज पे अगर उसको 10,000 रुपया बिना कोई गारंटी का अगर गवर्नमेंट उपलब्ध करा देती है, तो वो गवर्नमेंट की सहायता की वजह से 10,000 रुपए का माल बेच के अपना काम कर रहा है। जो 30% ब्याज देना पड़ रहा था वो करीब करीब 0.75-0.8% के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। आज जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, तो फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके एफडीआई के माध्यम से फंड्स आके वो लोग वहां पे अपने अपने यूनिट्स ओपन कर रहे हैं। यहाँ तक कि एफडीआई अभी आपके आर्म्स एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गया है। वहां से हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम लोग इंपोर्ट करते थे वो सारा एक्सपोर्ट शुरू हो गया। खेती में आपका मिल्क प्रोडक्ट है, मिलेट्स है, आपका एमएसपी गवर्नमेंट ने बढ़ा के दिया हुआ है, प्लस आपको डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि मिल जाती है। डीबीटी का मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। डीबीटी का मतलब होता है सरकार अपनी तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, और ये सीधे तौर पर सरकार की एक मदद होती है। अभी कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरीके से हर एक आदमी को अगर गवर्नमेंट 1 रुपया छोड़ रही है, तो पहले 15 पैसे मिल जाते थे, ऐसे पहले के पंतप्रधान खुद कहा था। आज 1 रुपया अगर गवर्नमेंट बेचती है तो बेनिफिशियरी को 1 रुपया पूरा का पूरा मिल जाता है। और मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत का हर एक आदमी जो ये इस तरीके से अपना राशि प्राप्त कर रहा है, वो उसका सही उपयोग करके अपना ग्रोथ कर रहा है, और उसका ग्रोथ हो रहा है तो राज्य का ग्रोथ हो रहा है, और राज्य का अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो देश का ग्रोथ हो रहा है, जिसका रिजल्ट आज हम लोग 4 नंबर की इकोनॉमी में पहुंचे हुए हैं। तो सिर्फ ये कहना कि लोगों को जॉब नहीं है, जॉब तो दिन ब दिन कम होंगे मेरे हिसाब से। जिस तरीके से ऑटोमाइजेशन आ रहा है, जॉब कम हो जाएंगे। खेती में ऑटोमाइजेशन आ रहा है, और एक ही फैमिली के कई लोग वहां पे अगर काम करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। तो खेती का प्रोडक्ट तैयार करना, उसका मार्केटिंग करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, उसका मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाना, एक्सपोर्ट करना, ये सारा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। तो जब एक चीज खड़ी हो जाती है, और ये सारा चीजों के लिए लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मोदी जी ने जिस तरीके से विकास किया है, पहले 7 किलोमीटर पर डे एक रोड बनता था, आज 24 किलोमीटर पर डे बन रहा है। 3,600 किलोमीटर से ज्यादा रोड आज अवेलेबल हो चुके हैं। आज अगर आप देखेंगे रेलवे के 90% से ज्यादा रेलवे ये इलेक्ट्रिक हो गई है। इसका परिणाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक कार आई, उसका परिणाम क्या हो गया? तो हम लोग जो मेजर पैसा खर्चा कर रहे थे ऑयल एक्सपोर्ट में, हाँ। क्योंकि हमारा ऑयल उत्पादन काफी कम है डिमांड के हिसाब से, हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट कर रहे थे, वो इंपोर्ट आज कम होते जा रहा है। उसकी वजह से फॉरेन करेंसी अपनी बच रही है, हमारे खर्चे कम हो रहे हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेचुरल रिसोर्सेज से, सोलर सेल से, विंड मिल से हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से इकोनॉमी का ग्रोथ, हर एक आदमी का ग्रोथ, हर एक विषय में आपको जॉब, ये सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद
अगर ये कहना है तो ये यही बात हो गई कि विरोध करने के लिए विरोध करना इतना ही विरोधी पक्ष का काम है, इसमें तथ्य कुछ नहीं है। आपने आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया कि बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं या छोटे इंडस्ट्रीज एमएसएमई, सरकार ने उस पर ध्यान दिया। ये भी बड़ा एक सवाल है कि एमएसएमई लगातार जो है वो खत्म हो रही है, जो रोजगार का सबसे बड़ा आधार होती है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार जो है एमएसएमई है। इससे रोजगार के ऊपर भी असर पड़ रहा है और इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। सरकार ने इसके लिए क्या बड़ा कदम उठाया जो आप उसको उल्लिखित करना चाहेंगे? दो चीजें होती है। आज आपको ओवरऑल वर्ल्ड वैश्विक तौर पर आपको देखना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना थी। चाइना का एवरेज एज जो है वो अभी काफी ऊपर आ चुका है, 60-65 के करीब आ चुका है। हमारा नेशन भारत का एवरेज एज ये करीब करीब 30-35 साल का है, 35। अब वहां पे जो रूल्स रेगुलेशंस है चाइना में, वो रूल्स रेगुलेशंस के वजह से वहां से मैन्युफैक्चरिंग हब अब शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे एप्पल शिफ्ट हो गया। अब उनको डेस्टिनी कौन सी है, डेस्टिनेशन कौन सा है? एक तो आप मलेशिया जाइए, इंडोनेशिया जाइए, लेकिन सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? तो इंडिया है। तो इंडिया में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब आप एक कोई ऑटोमोबाइल का एक एग्जांपल ले लीजिए। टेल्को काफी साल पहले पुणे में आई हुई, पिंपरी चिंचवड में। अब टेल्को के एक कार के प्रोडक्ट में काफी सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, वो टेल्को खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो टेल्को सबलेट करती है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को। और ऐसी 5,000 इंडस्ट्री एक टेल्को के ऊपर वहां पे सरवाइव होती है। किसी वर्कशॉप में 2 आदमी लोग काम कर रहे हैं, किसी में 10, किसी में 300, किसी में 500, किसी में 1000। इस तरीके से वो चेन तैयार हो जाती है। वही हम लोग जो टाई अप कर रहे हैं बड़े कंपनियों के साथ, आज जैसे एप्पल आ गया, एप्पल के साथ कितने हजार लोग जुड़ गए। आज एयरपोर्ट हमने की है तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट का अपना ग्राउंड स्टाफ है, जिसमें अंदर सिक्योरिटी का, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियर्स, ये सारी चीजें लगती है। उसी तरीके से वहां पे फ्लाइट आती है वहां पे चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बाहर टैक्सी का बिजनेस है, टूरिज्म का रिलेटेड बिजनेसेस है, होटल इंडस्ट्री है, ये सारी बूम होती है। तो ये सारा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। आपने कहा कि एमएसएमई को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक चीज और है, स्किल इंडिया शुरू हुआ, बड़ा तामझाम उसका शुरू किया, प्राथमिक तौर पर खूब अच्छा अभियान भी चला, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आता स्किल इंडिया अभियान। आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ा फेलियर है? बड़ी योजना जिसमें लोगों को रोजगार मिल सकता था, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से उनको अपना कारोबार करने के लिए अच्छा एक अवसर मिल रहा था, उस पर सरकार का ध्यान हट गया। अभी कोई भी नई योजना आती है ना, तो जैसे हम लोग एक बर्तन में चावल डालते हैं तो चावल का एक पहाड़ तैयार हो जाता है, तो अपने को नजर में आता है इतना भरा हुआ है। लेकिन जब हम डब्बा हिलाते हैं तो वो चावल बैठ जाता है। तो चावल कम नहीं होता, चावल सेटल हो जाता है। ये तो क्या एग्जांपल है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कौशल विकास योजना में नया जो एक रहता है ना कि कौशल विकास योजना आ गई, मैं उसके अंदर अपना एनरोल कर लूंगा और अपने हिसाब से अपना काम सीख लूंगा करके। ये नए तरीके से जब आया तब एक दूसरे में चर्चा थी, लेकिन अभी मुझे एक प्रोफेशन करके मुझे एक्सेप्ट चॉइसेस है। जैसे आज 12th के बाद 10th के बाद हमारे पास 600-700 कोर्सेस है, वैसे कौशल विकास का भी मेरे पास है एक ऑप्शन। तो उसमें अभी नई बात कुछ नहीं रहेगी, तो वो फेल्योर नहीं हो गया। आप देख नहीं रहे हो, उसका डेटा एनालाइज नहीं कर रहे हो कि कौशल विकास के माध्यम से कितने लोगों को है। आज 3 साल पहले अग्निवीर योजना आई थी, कितनी बड़ी भोकाल खड़ा करके रखा हुआ था अपोजिशन में। आज अग्निवीर एक कॉमन हो गया, अग्निवीर के अंदर लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सक्सेसफुली उनके एग्जाम्स वगैरह देने के बाद अगर काम करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वहां पे और उनको फैसिलिटी मिल रही है। वैसे ही जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया उनकी जॉब की प्रायोरिटी भी दे दी गई है। काफी सारे गवर्नमेंट ने ये दे दिया है। मेरा सिर्फ विरोधी पक्ष लोगों से यही कहना है कि भारत का जो भी है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम काफी सवाल उठा है कि भाजपा सिंदूर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। आपको क्रेडिट लेने से किसने मना कर दिया? आप भी भारतीय सेना का विजयोत्सव
सेलिब्रेट कर सकते थे, हर जगह बोल सकते थे ये मेरा देश है, ये मेरा देश के। देखिए, देश प्रथम ये जब तक आपके दिल में भावना नहीं होगी तब तक आप राष्ट्र के साथ जुड़े नहीं होंगे, तब तक आप सिर्फ अपना पक्ष, अपनी राजनीति यही संकीर्ण रहेगी। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और हर बार हर बड़े मौके पर ये जुमला है वो सबके सामने आता है कि मोदी है तो मुमकिन है। पहलगाम के बाद जो जवाब दिया भारत सरकार ने, निश्चित तौर पर सेना ने जो जवाब दिया उसको लेकर भी यही कहा गया। विपक्ष कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपने दम पर चल रहे थे उन्हें प्राइवेट कंपनियों, कॉरपोरेट कंपनियों को बेचा जा रहा है। आने वाले समय में फिर से कॉरपोरेट कंपनियों की नई गुलामी देश में पैदा होगी, और मोदी सरकार ने 11 सालों में सिर्फ पूंजीपतियों को और बड़ा किया है, उन्हें ही सपोर्ट किया है, और सामान्य लोग जहां हैं वहीं। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। और ये मोदी जी ने या पार्टी के लोगों ने नहीं कहा, सर्वसामान्य जनता भी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। शुरुआत तो बीजेपी ने किया था। क्यों, मैं बताता हूं। आज कोरोना का टाइम आ गया, पूरा वर्ल्ड हिल चुका था और किसी को मालूम नहीं था कि यह आपदा से निकलना कैसे, उसमें कोई दो राय, बिल्कुल सही। भारत उसके अंदर से निकल गया, तो क्या आप नहीं कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है? आज 3 बार हमने स्ट्राइक किया, तो कोई भी रहता तो निकलता नहीं। उसके लिए प्लान देखिए, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रायल एरर वगैरह सब शुरू हो गया था। मोदी जी खुद पहुंचे थे और उन्होंने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया हुआ था। विरोधी पक्ष ने उस कार्यकाल में भी उसके ऊपर बहुत बातें कही थी कि ये हो ही नहीं सकता, कर नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने किसी को रिप्लाई दिया नहीं, फिर वो आ गए। अब उसके अंदर क्या किया, ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है करके हम लोग लेंगे नहीं, ऐसे कहने वाले भी विरोधी पक्ष है। वो बात अलग है कि छुपके से जाके वो वैक्सीनेशन लेके आ गए वो लोग, हमको उसका कोई दुख नहीं है, आपके लिए ही वैक्सीनेशन बनाया हुआ है। अब मुझे बात बताइए, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? 370 अगर गया तो समझो खून की नदियां बहेगी, ये कहा था पूरे विरोधी पक्ष लोगों ने कहा था। कितने बूंद खून बहे? एक बूंद भी खून नहीं बहा। मोदी है तो मुमकिन है। किसने सोचा था कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो शरीफ पंतप्रधान क्या कहता है, 4:30 बजे हम लोग अटैक करने वाले थे, 1:30 बजे मोदी जी ने ही करके ले लिया अटैक, और हमारे 11 के 11 जो एयर स्ट्रिप से वो बर्बाद कर दिया, हम लोग कुछ अटैक करने के काबिल ही नहीं रह गए। अब क्या कहेंगे? ये जो हमला किया डिफेंस ने, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग थी वो 11 साल चली थी, वो एक ही दिन में नहीं हो गई। ब्रह्मोस मिसाइल एक ही दिन में नहीं बना, S-400 एक ही दिन में नहीं बना, राफेल एक ही दिन में नहीं बना, तेजस एक ही दिन में नहीं बना, सैटेलाइट एक ही दिन में इंस्टॉल नहीं हो गए, और फोटोग्राफ्स हमारे पास एक ही दिन में नहीं आए। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, टारगेट रख के चल रही थी, इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकते। 90% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ट्रेन हो चुका, डीजल हमको लगता नहीं है, इलेक्ट्रिक पे चले। वंदे भारत ट्रेन 124 है, 125 कुछ ट्रेन है, 400 का टारगेट है। एक जितने एयरपोर्ट थे उसके 3 गुना ज्यादा एयरपोर्ट हो गए। कैसे हो गए ये सब? ये प्लानिंग करने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। यहाँ पे मुस्लिम पीड़ित औरतें थे, उनके 3 तलाक का विषय हो गया, वक्फ विषय हो गया, ऐसे n नंबर ऑफ विषय है कि जिसके अंदर सही विषय, राष्ट्र के उन्नति के लिए जो विषय है, हर एक भारतीय नागरिक को विश्वास देने वाले जो निर्णय है, वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें है, करके कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। एक चीज और कहा जाता है उसके साथ कि बीजेपी जो है वो एक वॉशिंग मशीन है, और जितने भी करप्ट लोग हैं उसमें चले जाते हैं, और ये भी मोदी है तो मुमकिन है। भाई, विरोधियों के खिलाफ सीबीआई की जांच हो सकती है, ईडी की रेड हो सकती है, जो करप्ट लोग हैं वो बीजेपी में आ सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या ये भी मुमकिन है? 3 चीजें हैं इसके अंदर। करप्शन के आरोप, और करप्शन के ऊपर जिसके ऊपर आरोप है उसको पार्टी में लेना। करप्शन के एक बार आरोप लग गए, जुडिशरी में एक बार चले गए मैटर, तो वो राइट कंक्लूजन तक पहुंचने के पहले वो निर्णय अंकित नहीं होती, ना वो आदमी को कोई सजा होती है, ना पेनल्टी होती है। तो फिर उसके बारे में बोलना क्यों? और देखिए, अगर किसी ने कुछ किया है, ऐसे हमारे पास तथ्य अगर आए हुए हैं तो हम लोग बताएंगे। न्यायालय में तथ्य जाने के बाद वो तथ्य के ऊपर निर्णय न्यायालय लेती है। आरोप लगाना मेरा काम है। वैसे ही ईडी
सीबीआई जो भी है वो सिर्फ पॉलिटिशियन के ऊपर तो रेड नहीं मार रही है ना, कई लोगों के ऊपर रेड मार रही है। नाम सिर्फ पॉलिटिशियन का आता है क्योंकि वो चर्चा में है। चर्चा में। और अगर मेरे जैसे एक नेता के ऊपर मुंबई में रेड हो गई थी ईडी की, वो चले गए ईडी में, अपने डॉक्यूमेंट्स बताए सारा, वो नहीं रोते बैठे ना कि मेरे ऊपर ईडी आ गया, मेरे ऊपर ईडी आ गया, ऐसा कुछ नहीं। क्यों रोना है? अगर आपने कुछ किया नहीं है तो ईडी का बाप भी आपको कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखिए क्या है मालूम है, विरोधी पक्ष ने एक समझना चाहिए कि ये निगेटिव राजनीति जो है आरोप लगाने की, ये राजनीति ज्यादा दिन चलती नहीं है। दिल्ली के जो सीएम थे वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और फिर माफी मांगते घूमने पड़ता है। बिल्कुल। सक्षम राजनीति, राष्ट्र हित में राजनीति और विरोधी राजनीति, ये अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी जब विरोधी पक्ष में था तब का राजनीति देख लिया। तब परराष्ट्र मंत्री को साइड में रख के नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा हुआ था भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जबकि अटल जी विरोधी पक्ष में थे। लेकिन वहां पे भले हमारे मतभेद हो गए, लेकिन अटल जी ने भारत का पक्ष रखा। लोकसभा में भले उन्होंने, इस बार भी आपकी सरकार ने अच्छी पहल की है कि जितने भी विरोधी पक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए पूरे दुनिया में भेजी। बहुत अच्छी पहल है। ये निगेटिव, ये विरोधी पक्ष का। और मैं खुद गुप्त भोगी हूँ, जो फॉरेन पॉलिसी फेल बोलते हैं। मेरा साला, सगा साला, दुबई में शिप अरेस्ट हो गई थी, ओनर ने कुछ पेमेंट नहीं किया करके। खाना नहीं, डीजल नहीं, तो डीजल नहीं तो लाइट नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इस हालत में दुबई में अरेस्ट था। सुषमा स्वराज जी परराष्ट्र मंत्री थी। मैंने उनको ईमेल भेजा और न्यूज में भी आया हुआ था, TV9, ओडिशा वगैरह सब न्यूज पे आया था, पार्लियामेंट भी आया था क्वेश्चन। मेरा अपना अनुभव में बता रहा हूँ, अपना खुद का, सही सुनी बातें नहीं। जब ये बात दुबई के इंडियन एम्बेसी को मालूम पड़ी तो वहां से एक लेडी ऑफिसर पूरा खाना लेके, 1 हफ्ते का खाना, पानी सब लेके टेम्पो के साथ पहुंची। मेरे पास फोटो भेजे थे साले ने कि हम लोग को मदद आ गया, खाना मिल गया। वहां से लेडी वो ऑफिसर उठ के चली गई ओनर के ऑफिस में। चेक बाउंस हो गया था, तो वहां पे चेक बाउंस होने के बाद जेल होती है। अच्छा। तो वो जेल में चला गया था, तो उन्होंने बोला आपका और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो कानून है वो आपका चलने दो, मेरे ये 26 इंडियन आदमी घर पे जाने चाहिए। तो बोला 26 का मैं एक बार बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी करके 1 महीने के अंदर 26 आदमी लोग लेके आया। ये मेरा अपना है ना। और इसके पहले मैंने जो गवर्नमेंट थी उसमें RTI लगाया था, साहब 4.5 लाख आदमी लोग आज भी फॉरेन में मिसिंग है या अरेस्ट है या कुछ है प्रॉब्लम। सिर्फ आरोप लगाना काम नहीं। अगर आपको आरोप लगाना है, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं सुन रही, कोर्ट आपके लिए है। आप सब्सटेंशियल एविडेंस लेके कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट बिल्कुल केस कीजिए कि ये हमारा आरोप है, ये तथ्य है और इसके लिए ये हम लोग केस चला रहे करके, सीधा ठोक के बोलिए कि ये आरोप है करके। आपने कुछ भी सत्य रखना नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे तो वॉकआउट कर देना है। इस तरीके से विरोधी पक्ष अपना जनाधार जो है वो छूटते जाएगा उसका, और ना कभी सत्ता में आ पाएगी। चलिए आखिरी 2 सवाल और आपसे जी। 11 साल पूरे हो गए, तीसरे टर्म के 4 साल अभी भी बाकी हैं जी। और जैसा कि आपने गिनाया कि मोदी है तो मुमकिन है जी। तो ये अगले 4 सालों में और क्या हम सुन सकते हैं कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है? देखिए अभी पिछले 10 साल में जो भी हुआ है डेवलपमेंट, ये डेवलप्ड इंडिया का फाउंडेशन है। अब वो फाउंडेशन के ऊपर की इमारत शुरू हो गई है। यानी जो चेनाब नदी का आपने ब्रिज देखा हुआ है ना। बिल्कुल। मैं बनते समय में जा चुका हूँ वहाँ पे। हाँ। हम रिपोर्टिंग करने के तो लिए वो गए थे, एक ही दिन में रेलवे की तरफ से। एक ही दिन में नहीं बना। बिल्कुल। उसके 2018 से तो ये 10 साल के बाद अगला 11 साल जो है, अगले 2029 और 2029 से 2034, इसके अंदर काफी सारी ग्रोथ होनी है। वहां जहां तो टूरिज्म में होगी, डिफेंस में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर किस में होगी तो आरोग्य और खेती में, हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर। इसका ये फाउंडेशन स्टोन ले किया हुआ है। महाराष्ट्र में इस डेवलपमेंट का क्या असर दिख रहा है आपको? जहां हम बैठे हैं वहां कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। 25-30 साल से एक प्रलंबित प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट। अगस्त में आपके सामने ही वहां से इंडिगो के प्लेन उड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके सामने आपने सोचा नहीं था, अटल सेतु हो गया। आज बम्बई को आप बिना ट्रैफिक के जा सकते हैं। बिल्कुल।
नंबर 3, आईटी इंडस्ट्री नवी मुंबई में आ रही है, डायमंड इंडस्ट्री आ रही है, डेटा एजू सेंटर भी हब है। आपके यहाँ से 30 किलोमीटर पे ओसीटी आ रही है, जहाँ पे 25 फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। तो शिक्षण यहाँ पे आपके आपके जहाँ बैठे हैं वहां से 25 किलोमीटर पे रहेगा, 25 से 30 किलोमीटर पे। ये सारी चीजें आ रही है वहां पे, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं है? नवी मुंबई के लिए भी केंद्र सरकार का अपना योगदान है। पालघर से लेके एयरपोर्ट तक का आपका रोड है, एयरपोर्ट से लेके अलीबाग तक का रोड है। आप अगर पूना से नीचे आएंगे तो जेएनपीटी से पूना कनेक्टिविटी करके ले लिया है। ये काफी सारी चीजें, समृद्धि के लिए हाईवे चला जाएगा, थाना से एयरपोर्ट के लिए आ जाएगा, नया एयरपोर्ट से पुराना एयरपोर्ट के लिए मेट्रो डायरेक्ट आ जाएगी, वाटरवे चालू हो जाएंगे। ये मैं नवी मुंबई को केंद्र में रख के आपको बता रहा हूँ। पिछले सालों में भारत चांद पर पहुंच गया, और चांद के ऐसे ध्रुव पे पहुंचा जहां अभी तक दुनिया नहीं कोई नहीं पहुंची। भारत के 140 लोगों को, 140 करोड़ 140 करोड़ लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि मैं भारत में पैदा होना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मुझे अभिमान है कि मैं भारत में पैदा हो गया, और अगला जन्म अगर मुझे मिले तो इसी भारत में मुझे मिले। आप लोग बार बार कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कब बनेगा? मैं आपको बात बताता हूँ, विश्व गुरु का संकल्पना क्या है। विश्व गुरु, मैं काफी सारे विदेशों में घूम चुका हूँ, अच्छा पैसा भी है, सब कुछ फैसिलिटी भी है। एक होता है आत्मिक समाधान। आदमी समाधान होता है ना, खुश होना और समाधानी होना, ये दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल ठीक है। ये जो चीजें है ना, ये भारत के पास है। आज योग, वर्ल्ड में किसी ने सोचा नहीं था कि योग आज इतने देशों में प्रैक्टिस किया जाएगा। आज हर जगह पे योगा का प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। हमने क्या किया है, हमने इतिहास तोड़ मरोड़ को पिछले 75 साल में लोगों को परोसा हुआ है। हमारा इतिहास वैसे नहीं है। आज हम सच का इतिहास लेके आ रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, भारत एक ऐसा देश है, बाकी वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जहां पे 3,500 की प्रकार की सब्जियां उगती है। कई हजारों टाइप के व्यंजन हम लोग बनाते हैं। यानी एक व्यंजन आप आज खाओ तो 5वां साल लगेगा उसका राउंड आने के लिए, अगर हर एक स्टेट का। हमारे आरोग्य, केरला में अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद टूरिज्म एक सब्जेक्ट है उनके लिए। ये हर जगह होते जा रहे हैं। आज कामाख्या देवी जाइए, कितने फॉरेनर्स आते हैं। आज जयपुर, अपना अजमेर जाइए, पुष्कर जाइए, कितने लोग आते हैं। ये सारी चीजें वहां पे क्यों आते हैं? क्योंकि उनको समाधान है। आज हम लोग का महाकुंभ हो गया था, कितने फॉरेनर्स आए हुए थे। एक जो आत्मिक समाधान है ना, वो वहां पे मिलता है। और जहां वर्ल्ड में आप घूमिए, बेस्ट डॉक्टर्स इंडियन से, बेस्ट सीईओज इंडियन से, हर एक चीज पे टॉप पे इंडियन से। यहाँ तक कि आजकल अमेरिकन कंसल्टेशन रॉ में वगैरह भी अपना अमेरिकन क्या सीआईए में टॉप के ऑफिसर्स इंडिया, काफी सारे इंडियंस है। क्यों है? समाधानी है। समाधानी व्यक्ति को सोच अच्छी रहती है और सही कंक्लूसिव काम करके दे देते हैं आपको। ये जो तरीका है जिंदगी का, जो भारत के इतिहास में दिया हुआ है, वो लोगों तक पहुंचाए, लोगों समझे, तब वो मानेंगे कि हाँ, अगर कुछ सीखना है। कल्चरल डाइवर्सिटी से ऊपर उठ के पूछना चाह रहा हूँ कि भारत महाशक्ति जो कहा जा रहा है कि महाशक्ति बनाएंगे इसे, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 2047 तक भारत जो है विकसित भारत बन जाए। तो मोदी जी ने कहा है 2047 तक बनेगा, तो 2047 तक बिल्कुल बनेगा। आज 11 साल में हमने अटकाना, लटकाना, भटकाना वाले जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब काम पे लगा दिए। लेकिन अच्छा, विकसित भारत का सपना कैसा है? विकसित भारत कैसा होगा? देखिए, हर एक आदमी को एक अच्छा जिंदगी मिले, आरोग्य की सुविधा मिले, अच्छा खाना मिले, स्पेशली ऑर्गेनिक के ऊपर स्ट्रेसेस डाले हुए, वाहतुक व्यवस्था उसके लिए अच्छी हो, और एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बढ़ती रहे, प्रदूषण मुक्त वातावरण उसको मिले। यही तो आज इंसान चाहता है जिंदगी में, और क्या चाहता है? सुरक्षा, अन्न, ये दो चीजें चाहता है। ये दो चीजें अगर उपलब्ध है तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को। 2 लाइन में अगर समेटना हो 11 साल के कार्यकाल को और मोदी सरकार की उपलब्धियों को, या उनके व्यक्तित्व और कार्यों को, तो कैसे कहेंगे? सुवर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला ये 11 साल है, इतना मैं कहूँगा। और अगला 4 साल कैसा होगा? 11 साल का एक्सटेंशन 4 साल होगा, वो भी सुवर्णाक्षरों में से लिखा जाएगा, और उसके अगले 5 साल भी सुवर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। अगर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। हमने तीखे सवाल इनसे पूछे, 11 साल की उपलब्धियों में जो खामियां दिखाई दे रही हैं या जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों पर हमने आपसे जवाब जानने की कोशिश की। आपने बेबाकी से उत्तर देने का प्रयास किया।
निश्चित तौर पर यह मानने वाली बात है कि 11 वर्षों में भारत की आंतरिक परिस्थिति बदली है, विकास के आयाम बदले हुए हैं, लोगों का जीवन स्तर बदलने का प्रयास किया जा रहा है, नए नए रोजगार और कारोबार के साधन विकसित किए जा रहे हैं। भारत निश्चित तौर पर आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा को लेकर खास तौर पर जो सरकार का ध्यान है, पूरे देश में सद्भावना का जो माहौल होना चाहिए उसकी जो बात है, इन कई मोर्चों पर सरकार सफल होते नजर आ रही है। वैसे कहें तो 11 साल कोई बहुत बड़ा काल भी नहीं होता, अगर आजादी के समय से उसकी तुलना करें तो 11 साल कुछ भी नहीं है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। हम सबकी कामना यही है, हम सबकी तमन्ना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और जब सबका सामूहिक प्रयास होगा तो जो विश्वास दिया जा रहा है कि भारत विकसित बनेगा और विश्व गुरु बनेगा, निश्चित तौर पर यह सपना भी पूरा हो सकता है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।